हेलो विद्यार्थियों। आज हम जो पिछली कक्षा हुई थी उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, इसके अलावा जो पाषाण काल है मानव का, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज जो अगला अध्याय है या अगला जो भाग है वो है सिंधु सभ्यता। भारत की और दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में सिंधु सभ्यता का नाम आता है और भारत की बहुत ही विकसित सभ्यता थी। प्रत्येक क्षेत्र में इस सभ्यता ने उन्नति की थी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सिंधु सभ्यता, इसकी खोज कब से हुई। भारत में जो पुरातत्व विभाग होता है 1861 ईस्वी में जनरल कनिंघम महोदय के प्रयासों से 1863 में भारतीय पुरातत्व विभाग है उसकी स्थापना होती है। उसके उपरांत भारत में जो भी प्राचीन पुरास्थल थे उनकी खोज का प्रयास, जो भी पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होते हैं उसको जांचने और परखने का प्रयास निरंतर जारी रहता है। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन महोदय ने हड़प्पा से कुछ भौतिक अवशेष खोज निकाले और उन्हें लगा कि यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता अवस्थित हो सकती है। इसके बाद 1853-1856 ईस्वी में कनिंघम महोदय ने यहाँ से कुछ अवशेष खोज निकाले, लेकिन जो सिंधु सभ्यता है उसकी खोज है, लेकिन इस समय भी यहाँ से प्राप्त जो अवशेष थे उनके ऊपर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया। 1920-21 ईस्वी में दयाराम साहनी नामक जो पुरातत्ववेता थे उन्होंने हड़प्पा जो पुरास्थल है उसकी खोज की। सबसे पहला केंद्र था ये हड़प्पा सिंधु सभ्यता का, जिसकी खोज 1920-21 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा जो पुरास्थल है वो वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है तथा यह पुरास्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद अगले ही वर्ष 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी महोदय ने सिंधु सभ्यता के दूसरे केंद्र मोहनजोदड़ो की खोज की, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद तो जैसे केंद्रों की खोज का निरंतर जारी रहा। 1931 ईस्वी में रंगपुर की, 1952-53 ईस्वी में कालीबंगा की, 1990-91 ईस्वी में धौलावीरा की, 1927 में सुतगेंडोर की, और इस तरह से निरंतर पहले पाकिस्तान और फिर भारत में सिंधु सभ्यता की खोज है वो निरंतर होती चली गई। वर्तमान में इस सभ्यता के लगभग 1450 केंद्र खोजे जा चुके हैं। इनका विस्तार है 1450 केंद्र वर्तमान तक अवशेष या अस्तित्व में आ चुके हैं। तो यह सिंधु सभ्यता की खोज या प्रारंभिक केंद्रों की खोज। अब इसके आगे इसका नामकरण, सिंधु सभ्यता, इसका नाम सिंधु सभ्यता ही क्यों है। इतिहास में एक अवधारणा है कि यह सबसे पहले ये जो सिंधु सभ्यता है इसके जो प्रारंभिक अवशेष थे वो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारों पर ही प्राप्त हुए थे। और फिर जो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल,
सर जॉन मार्शल। तो प्रारंभिक अवशेष सिंधु नदी के किनारे पर प्राप्त होते हैं, उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त होते हैं। तो सर जॉन मार्शल ने सोचा कि यह सभ्यता सिर्फ सिंधु और उसकी सहायक नदियों तक ही सीमित है, इसलिए उन्होंने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया। फिर कालांतर में इस सभ्यता के अन्य केंद्र हैं वो भी प्राप्त होते चले गए। सिंधु नदी, इसके अलावा जो रावी, ये सहायक नदियां तो होगी, इसके अलावा सतलज और उसकी सहायक नदियों के किनारों से भी, या फिर सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारों से भी बहुत अधिक या सर्वाधिक मात्रा में पुरास्थल है वो खोजे जाते हैं। तो फिर यहाँ सिंधु नदी तक और उसकी सहायक नदियों तक ये विस्तार नहीं रहा इसका, क्योंकि इसका विस्तार उत्तर में दक्षिणी अफगानिस्तान और दक्षिण भारत में महाराष्ट्र, पश्चिम में पाकिस्तान में स्थित सुतगेंडोर और पूर्व में उत्तर प्रदेश का आलमगीर नामक पुरास्थल है। तो इसका विस्तार बहुत अधिक हो गया, सिंधु और उसकी सहायक नदियों तक ये सभ्यता सीमित नहीं रही। इसलिए बाद में जो पुरातत्ववेता थे उन्होंने इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया, क्योंकि इतिहास में एक अवधारणा है कि जिस केंद्र की खोज सर्वप्रथम की जाती है उसी केंद्र के नाम पर उस पूरी सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो सिंधु सभ्यता में 1920-21 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक पुरास्थल की खोज हुई, तो इसी के नाम पर उस पूरी सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है, इसलिए इसको हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। फिर एक और नाम जो इसका प्रचलित है सिंधु सभ्यता का वर्तमान में, वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसमें क्या होता है कि 2002 ईस्वी में दक्कन कॉलेज पुणे, जो कि भारतीय पुरातत्व का सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, वहां पे एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाता है। उसमें देसी पुरातत्ववेता, इसके अलावा विदेशी, इसमें अमेरिकी हैं, ब्रिटेन के हैं, जर्मन हैं, ये सब भाग लेते हैं। तो उसमें विदेशी जो इतिहासकार थे उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया कि जो सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियां हैं, इसमें से लगभग 1100 केंद्र प्राप्त होते हैं। कुल जो प्राप्त 1450 केंद्र हैं, उनमें से लगभग 1100 केंद्र, जो कि इनके कुल का 80% होता है, वो सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के किनारों से प्राप्त हो रहा है। तो फिर उन्हीं पुरातत्ववेताओं ने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाए। तो उसी समय इस बात पे मोहर लग गई कि आज से इस सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता होगा। पुस्तकों में जो बाद में छपी हुई हैं उसमें भी हमें इस सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता है वो लिखा हुआ प्राप्त होता है। तो इसलिए 3 नाम हैं इसके, 3 नामों से इसको जाना जाता है, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता। नेक्स्ट विस्तार, सिंधु सभ्यता उसका विस्तार। और ये जो सभ्यता है अपनी समकालीन जो मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, मिस्र और यूनान और रोम की सभ्यता है, उन सभी सभ्यताओं से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी थी ये। विस्तार इसका जो उत्तर भारत है, यह इसका जो सबसे उत्तरी केंद्र है, उत्तरी केंद्र मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सबसे जो दक्षिणी केंद्र है वो दहमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे जो पश्चिमी केंद्र है सुतगेंडोर, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है।
तथा सबसे जो पूर्वी केंद्र है आलमगीरपुर, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इस प्रकार से ये जो सभ्यता है उसका उत्तर से दक्षिण की तरफ तथा पूर्व के से पश्चिम की तरफ कुल मिलाकर के इसका क्षेत्रफल है वो 13.50 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाता है, जो कि राजस्थान है वर्तमान में उस राजस्थान के लगभग 4 गुना बड़ा है। इस प्रकार से इतना अधिक विस्तार इसका हो चुका था। सिंधु सभ्यता इसका जो विस्तार है और इसमें जो स्टेट वाइज जो प्रमुख केंद्र हैं, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में इसके केंद्र हैं कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर। इसके अतिरिक्त जो इसका पंजाब है, पंजाब में रोपड़ है, ये मुख्य केंद्र है। हरियाणा है, उसमें राखीगढ़ी है, बनावली है, मीताथल है। गुजरात है, जिससे सबसे अधिक केंद्र प्राप्त होते हैं। इसमें रंगपुर, लोथल, धोलावीरा, भगतराव, ये प्रमुख केंद्र हैं। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर है उसमें मांडा केंद्र है। पाकिस्तान, पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा है, ढेरा रहमानगिरी है। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो है, कोटदीजी है, चनहुदड़ो है। बलूचिस्तान प्रांत में सुतंगेंडोर है। इस प्रकार से बहुत ज्यादा इसका विस्तार हो चुका था। तो ये इसका प्रमुख विस्तार है और लगभग उत्तर से दक्षिण की तरफ 1200 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की तरफ इसका 1600 किलोमीटर तक विस्तार हो गया और कुल मिलाकर के 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह सभ्यता फैली हुई थी। अब है नगर नियोजन। ये जो सभ्यता थी उसकी सबसे प्रमुख विशेषता है नगर नियोजन की ये नगर किस प्रकार से बसा था। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता है उसमें बाकी इसके जो समकालीन सभ्यताएं थी वो सभी की सभी ग्रामीण सभ्यताएं थी और ये एकमात्र सभ्यता थी जो कि नगरीय सभ्यता थी। जिस प्रकार से एक नगर योजना बना करके बसाया जाता है उसी प्रकार से ये बसावट थी। यहाँ पे उत्खनन में यहाँ से 2 टीलों के अवशेष प्राप्त होते हैं और 2 टीलों में जिससे प्रथम जो भाग था वो था दुर्ग टीला, या जिसे पश्चिमी टीला भी कहते थे। दूसरा सामान्य नगर, या निचला नगर, इसे पूर्वी टीला भी कहते थे। पूर्वी टीला होता तो बिल्कुल सामान्य धरातल पे होता था। पश्चिमी टीला है कुछ ऊंचे चबूतरे पर इसका निर्माण होता था, इसलिए इसको दुर्ग टीले का नाम भी दिया गया है। मुख्यतः अधिकांश केंद्रों से जो पश्चिमी टीला है वो सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ मिलता है और सामान्य नगर है वो बिना सुरक्षा दीवार के प्राप्त होता है। तो यहाँ पे उत्खनन के परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या पता चलता है कि ये जो सभ्यता थी इसमें नगर था वो बिल्कुल योजना बना करके बसाया गया था। सड़कें होती थी वो उत्तर से दक्षिण की तरफ होती थी और बिल्कुल सीधी होती थी। उनको काटने के लिए पूर्व से पश्चिम की ओर सड़कें होती थी। इस प्रकार से अभी जो सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की तरफ, इनके बीच में सहायक सड़कें होती थी और बीच में गलियां होती थी और इनके बीच में इनके भवन बने होते थे। और हमेशा क्या देखने में आया कि ये जो भवन जैसे क्वार्टर्स बने होते हैं उस प्रकार से होते थे। ये हैं तो ये सड़कें, सहायक सड़कें और गलियां एक दूसरे को काटती थी समकोण पे। और इसको जो नगर नियोजन है इसे
ग्रिड प्रणाली के आधार पर यह बटा हुआ था। सड़कें होती थी वो मिट्टी से, कंकड़ पत्थरों से बनी होती थी, और सड़क के नगर नियोजन में ही हम ये देखते हैं कि जैसे भवन होते थे, पश्चिमी जो टीला था उसमें जो भवन मिले उसमें 15, 20, 25 तक कमरे होते थे, 2 मंजिल के भवन भी होते थे, अधिक परिष्कृत भवन होते थे, अधिक बड़े होते थे। और कुछ हमें बड़े भवन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जैसे मोहनजोदड़ो से स्नानागार है, अन्नागार है, सभा भवन है, महाविद्यालय भवन है, पुरोहित भवन है, हड़प्पा से अन्नागार है। ये प्रमुख बड़े अवशेष हैं जिससे पता चलता है कि जो दुर्ग क्षेत्र था उसमें वो तो प्रशासनिक लोगों के रहने का या अमीर लोगों के रहने का केंद्र था, जबकि निचला जो नगर था उसमें सामान्य प्रजा या सामान्य जनता निवास करती होगी, क्योंकि वहां से प्राप्त जो भवन है उनमें 5-7 कमरे होते थे और 2 मंजिल के भी कम ही थे और ज्यादा परिष्कृत भी वो नहीं थे। तो ये हैं भवनों के, और भवन होते थे वो कच्ची और पक्की ईंटों से, गारे से, इनसे बने होते थे। भवन के जो दरवाजे होते थे लकड़ी के, खिड़कियां भी लकड़ी की होती थी। दरवाजे मुख्य रूप से उनकी विशेषता थी कि वो कभी भी दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर नहीं होती थी, बल्कि वो गली की सड़क की ओर, सहायक सड़क की ओर खुलते थे। रोशनदान भी सड़क की ओर, मुख्य सड़क की ओर नहीं होते थे। सड़क है, इसके दोनों तरफ नालियां बनी होती थी, और नालियां होती थी वो पक्की हुई ईंटों से। कच्ची ईंटें तो धूप में सुखाई हुई होती थी और पकी हुई ईंटें आग में पकाई हुई होती थी। उन पक्की ईंटों से नालियां बनी होती थी, और यहाँ से जो भवन है और नालियां हैं उनमें जो ईंटों का जो अनुपात आता है वो आता है 4:2:1, यानी कि उनकी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, उसका अनुपात है 4:2:1। अब ये जो नालियां होती थी उसमें क्या सिस्टम होता था कि पकी हुई ईंटों से बनी हुई हैं, और प्रत्येक कमरे की नाली मकान की नाली में मिलती, और मकान की नाली गली की नाली में मिलती। गली की नाली सहायक सड़क की नाली में, और सहायक सड़क की नालियां मुख्य जो सड़क हो उसके नाले में मिल जाती। और ये नालियां पूर्णतया ढकी हुई होती थी, और इन नालियों में थोड़े थोड़े स्थान पर शॉक पिट बने होते थे जिन्हें गड्ढे बोलते हैं। पानी और कचरा बहता हुआ आएगा, इसमें भरेगा, कचरा ही भरेगा, पानी इसमें भर जाएगा तो आगे की ओर रवाना हो जाएगा, कचरा इसमें यहाँ पे जमा हो जाएगा, फिर यहाँ पे कचरा पानी भरता जाएगा, और फिर भरने पर आगे की ओर पानी रवाना हो जाएगा, कचरा इनमें भरता चला जाएगा। समय समय पर इन गड्ढों की सफाई कर दी जाती थी, और सड़क के किनारे से हमें कुछ मिट्टी के ढेर मिले, यानी कि उन नालियों में से निकली हुई मिट्टी होती थी। कुछ स्थानों पर क्या प्राप्त होता है कि ये जो नालियां होती थी उसमें वो भी होते थे मटके भी। इसमें छेद है, फिर इसके नीचे एक मटका रखा हुआ है। इस प्रकार से 2 मटके एक साथ प्राप्त होते हैं, उनमें भी कचरा जमा हो जाता, पानी फिर भरने के बाद में आगे निकल जाता। तो इन्हें शॉक पिट या शोष गर्त भी कहते हैं। इस प्रकार से जो सिंधु सभ्यता थी उसका नगर नियोजन बिल्कुल एक सुव्यवस्थित, नगर की जिस प्रकार से बसावट होती है, जिस प्रकार से वर्तमान में चंडीगढ़, बेंगलोर, जयपुर बसा हुआ है, उस प्रकार से इनकी बसावटें होती थी। और इसके जो मुख्य केंद्र हैं वहां से बहुत कई बड़े भवनों के अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद में है नगर नियोजन के बाद में उनका सामाजिक जीवन। हम क्या देखते हैं कि उनका जो समाज था वो समाज कई वर्गों में बटा हुआ था। वहां पे पुरोहित वर्ग है, जादूगर वर्ग है, सुनार है, कुम्हार, जुलाहे, श्रमिक, ये आदि वर्ग बने हुए थे। और इनमें कार्य के आधार पे यहाँ पे विभाजन होता था। और ऐसा लगता है कि जैसे कि पुरोहित वर्ग, इनका शायद वैदिक काल के समय के अनुसार, वैदिक काल के अनुसार इनका ही समाज में सर्वोच्च स्थान होता था।
एक प्रशासनिक वर्ग के अवशेष भी यहाँ से मिलते हैं। जो भवन हैं उनके आधार पर हम ये जान सकते हैं कि वहाँ पे प्रशासनिक भवन भी होते होंगे, प्रशासनिक व्यवस्था भी शायद कोई होती होगी। जिस प्रकार से हम अभी देखते हैं कि जो उनकी राजनीतिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था में जैसे स्टुअर्ट पिगट महोदय हैं, दरअसल जितने भी साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों के आधार पर उनके स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वहां पे राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, राजतंत्र था, प्रजातंत्र था या फिर लोकतंत्र था। उसके बारे में हमें पूर्ण रूप से कोई जानकारी नहीं मिलती है। अधिकांशतः विद्वानों में इसके बारे में मतभेद ही है। स्टुअर्ट पिगट महोदय कहते हैं कि ये पूरा जो शासन था, पूरा जो सिंधु सभ्यता थी, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो राजधानियों से संचालित होती थी। इसी प्रकार से जैसे राजस्थान वाला भाग है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि इन क्षेत्रों की राजधानी कालीबंगा रही होगी। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी अभी तक इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। हो सकता है जब सिंधु लिपि को पढ़ लिया जाए या फिर अन्य जो हमारे सामने साक्ष्य और ज्यादा उपलब्ध हों तब हमें निकल करके कि यहाँ पर इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था होती होगी। दरअसल जहां यहाँ से जो नगर के अवशेष मिलते हैं, नगर नियोजन के जो अवशेष मिलते हैं, उसके आधार पे हमें लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो निश्चित रूप से होती होगी और वो बहुत ही उन्नत प्रशासनिक व्यवस्था होती होगी। तभी ही हमें यहाँ से बहुत ही उन्नत नगर नियोजन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पे जो समाज था, समाज में जैसे पासे खेलना है, खिलौने वगैरह जो भी मिले हैं गाड़ियों के, उसके आधार पे पता चलता है कि शिकार है, पासे का खेल है, ये समाज का मुख्य मनोरंजन का साधन रहा होगा। नृत्य संगीत है वो भी मनोरंजन का मुख्य साधन रहा होगा। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं उनका धार्मिक जीवन। सिंधु सभ्यता से प्राप्त जो मूर्तियां हैं उनमें से सबसे अधिक स्त्री की मूर्तियां मिली हैं। यहाँ से जिनको स्त्री मूर्तियों को मातृ देवी का रूप दिया गया है या मातृ देवी का नाम दिया गया है, ये मिट्टी की, पत्थर की और धातु आदि की बनी हुई हमें मूर्तियां प्राप्त होती हैं। और अधिकांश जो मूर्तियां बिना वस्त्र के हैं लेकिन उनमें आभूषणों से लदी हुई है, वो सिर के ऊपर मिट्टी से, हड़प्पा से कुछ मूर्तियां ऐसी प्राप्त होती हैं जो सिर के ऊपर पंखाकार वो आकृतियां या मुकुट से उन्होंने पहन रखे हैं और इसके अलावा आभूषण धारण कर रखे हैं। उन मूर्तियों के धुएं के निशान हैं जिससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग उनकी उपासना करते होंगे, धूप और दीपक जला करके उनकी उपासना करते होंगे। इसके अतिरिक्त एक मोहनजोदड़ो से नृत्यरत कांसे की स्त्री मूर्ति भी प्राप्त होती है, प्रसिद्ध मूर्ति है। इसके अलावा कुछ पशुपति शिव, मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है, उस मोहर में एक योग की मुद्रा में एक योगी है जो योग की मुद्रा में पद्मासन की मुद्रा में बैठा है, आंखें उसकी बंद हैं, 3 मुंह उसके दर्शाए गए हैं और उसके सिर के ऊपर एक मुकुट सा रखा हुआ है, तिकोना सा मुकुट, साथ में उसके एक तरफ हाथी गैंडा है, दूसरी तरफ बाघ, हिरण, सामने की तरफ बैल, वृषभ वगैरह है। तो इससे चारों तरफ उसके जानवर हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि वो पशुपति शिव हैं। शिव का आद्य रूप पशुपति नाम है जो कि सर जॉन मार्शल ने दिया है कि वो शिव का प्राचीन रूप पशुपति शिव या आद्य शिव रहे होंगे जो योग की मुद्रा में है। वर्तमान में भी उनको पशुपति शिव के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त पशुपति शिव है, इसके अतिरिक्त यहां से
अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मूर्ति पूजा का साक्ष्य था ही, अग्नि वेदिकाएं लोथल से, कालीबंगा से, बनावली से हमें अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। जैसे हवन कुंड होता है उस प्रकार से, और अग्नि वेदिकाओं में सींग, पशु पक्षियों की हड्डियां, जले हुए दानों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं, जिनसे पता चलता है कि वो लोग अपना धार्मिक अनुष्ठान करते होंगे। कालीबंगा से तो हमें 7 अग्नि वेदिकाएं आयताकार रूप में क्रम से प्राप्त हुई हैं, और उनके पास में कुआं भी मिला है। तो ऐसा लगता है कि जैसे उस कुएं से वो लोग धार्मिक स्नान कर लेते होंगे, उसके उपरांत उन अग्नि वेदिकाओं में अपने धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर लेते होंगे। और इसके अतिरिक्त लिंग और योनि की पूजा भी वहां पे प्रचलित थी। उत्खनन में कुछ पत्थर के बने हुए फायांस, स्फटिक के बने हुए कुछ गोटियां सी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा कुछ छल्ले प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर पुरातत्ववेत्ताओं ने अनुमान लगाया कि जन्म के जो प्रतीक से लिंग और योनि होती है उसकी पूजा करते होंगे। पशु पूजा, यहां से बैल, नाग की पूजा के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता में जितने भी मोहरों से चित्रांकन मिला है, पशु पक्षियों की जो मूर्तियां मिली हैं, उसमें सबसे अधिक कुबड़दार बैल की हैं, जिससे पता चलता है कि कुबड़दार बैल वर्तमान में गाय के जैसे पवित्र पशु रहा होगा, तो उसकी वो लोग पूजा करते होंगे। इसके अतिरिक्त कुछ काल्पनिक पशु भी यहां से प्राप्त होते हैं, जिनके ये है कि उनका पूरा जो शरीर है वो तो पशु का है और सिर मानव का लगा दिया। इसके अलावा एक श्रृंगी बैल या एक सिंग वाला बैल के साक्ष्य भी यहाँ से बहुत अधिक प्राप्त होते हैं। तो और कुछ के नाग भी उत्कीर्ण हैं, और उनके सामने कुछ वो मनुष्य आकृतियां उत्कीर्ण हैं, जो कि उसकी पूजा करते हुए दर्शाई गई हैं। तो इससे पता चलता है कि पशु पूजा, बैल और नाग की पूजा भी यहाँ पे प्रचलित रही होगी। नेक्स्ट प्रकृति पूजा। यहाँ के लोग प्रकृति हमेशा पूजनीय रही है। प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक प्रकृति के जो विभिन्न तत्व हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, बादल है, हवा है, पानी है, इन पेड़ पौधे हैं, इन सब की पूजा प्रचलित रही है आज भी और पहले भी। तो सिंधु सभ्यता से भी कुछ मोहरों से ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि प्रकृति देवी की वो लोग पूजा करते होंगे। एक मोहर पर एक स्त्री आकृति 2 पेड़ की टहनियों के मध्य में खड़ी है, और सामने कुछ आकृतियां धूप दान या पूजा की थाली लिए हुए और सिर झुकाए हुए सामने खड़ी हैं। एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकला हुआ दिखाया गया है। तो ऐसे लगता है कि वो प्रकृति की पूजा, प्रकृति देवी होगी और उसकी वो लोग पूजा करते होंगे। एक ये है कि जल की पवित्रता। सिंधु सभ्यता में एक मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार, और उसमें उसके 3 तरफ भवनों के अवशेष हैं और साथ में एक कुआं भी है। तो उससे पता चलता है कि कुछ कोठरियां बनी हुई हैं, स्नान घर बने हुए हैं। तो कुछ जो प्रसिद्ध धार्मिक व्यक्ति होंगे वो शायद उन कोठरियों में स्नान कर लेते होंगे कुएं से पानी लेकर के, और सामान्य लोग वो इस विशाल स्नानागार में स्नान करते होंगे। तो ये धार्मिक, ऐसा लगता है कि जैसे कोई वर्तमान में जैसे धार्मिक कुंड होता है जिसमें स्नान करने पर, विशिष्ट अवसरों पर स्नान करने पर अपने पापों से मुक्ति प्राप्त होती है, जो पवित्र स्नान माना जाता है, उस प्रकार का साक्ष्य या उस प्रकार की विचारधारा शायद यहाँ पे भी रही हो। इसके अलावा प्रतीक पूजा। सिंधु सभ्यता से स्वास्तिक के चिन्ह के अवशेष मिले हैं, चक्र के अवशेष के चिन्ह मिले हैं, और कुछ गोल आकृतियां हैं सूर्य के जैसे, जो किरणें बिखरी हुई जिसमें दर्शाए गए हैं, जिससे लगता है कि सूर्य है। तो स्वास्तिक का चिन्ह एक प्रकार से सूर्य पूजा का ही प्रतीक था उस समय, और स्वास्तिक का चिन्ह वर्तमान में भी
एक पवित्र चिन्ह माना जाता है, जो कि अपने कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उसके पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। चक्र है जो कि वर्तमान में हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का चक्र हथियार माना जाता है, तो उसको भी पवित्र माना जाता होगा। सूर्य है, उसकी पूजा की जाती होगी। और इसके अलावा ताबीज जो प्रथा है, ताबीज भी यहाँ से कुछ प्राप्त होते हैं। तो ताबीजों से ऐसा लगता है कि भूत प्रेत आत्माओं से बचने के लिए जादू टोने या टोने टोटके होते हैं, उसके लिए इन सब का वो लोग प्रयोग करते होंगे। नेक्स्ट है उनका आर्थिक जीवन। सिंधु सभ्यता, उसमें कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य, उद्योग धंधे मुख्य व्यवसाय रहे होंगे। कृषि है, भारतीय समाज में प्राचीन काल से लेकर आज तक प्रमुख व्यवसाय रही है। सिंधु सभ्यता के समय भी कृषि एक प्रमुख व्यवसाय थी। इस समय सिंधु सभ्यता में चावल है, गेहूं है, जौ है, मटर है, तिल है, अलसी है, वो बोए जाते थे। चने हैं, वो बोए जाते थे, उनकी कृषि की जाती थी। पशुपालन मुख्य रूप से जो गाय है, बैल है, भैंस है, भेड़ बकरियां हैं, वो पाले जाते थे। दोनों खाद्य पदार्थ जो पशुपालन है उसमें वो लोग पशुओं के मांस का भी प्रयोग करते थे, साथ ही साथ उनसे जो खाद्य पदार्थ हैं उनको भी खाने के काम में लेते थे। सिंधु सभ्यता से हमें बहुत सारे व्यापार वाणिज्य और उद्योग धंधों इनके साक्ष्य मिलते हैं। कई प्रकार के कार्य यहाँ पे प्रचलित हो गए थे, जैसे जुलाहे वस्त्र निर्माण का कार्य करते, कुलाल या जो कुम्हार होते हैं वो मृदभांड निर्माण का कार्य करते, सुनार होते थे, वो आभूषण बनाने का कार्य करते थे। एक मणके बनाने का व्यवसाय भी, मणका निर्माण थे सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक विकसित उद्योग था। और यहां से लोथल और चन्होदड़ो दो ऐसे केंद्र हैं जहां से मनके बनाने के कारखानों के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ पे सूती वस्त्र है, वस्त्र उद्योग वो भी बहुत अधिक विकसित था। हम क्या देखते हैं कि यहाँ से सिंधु सभ्यता से कुछ ऐसे अवशेष मिले कि वस्त्र, सूती वस्त्र या कपास के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और माना जाता है कि सिंधु सभ्यता है जो कपास है, कपास की खेती दुनिया में सबसे पहले सिंधु सभ्यता में ही प्रारंभ की गई थी और यहीं से ही सूती वस्त्र बनाए जाते थे इस कपास से। नेक्स्ट कला, सिंधु कला। और कला में यहाँ से मूर्तियां, मोहरें, सिंधु सभ्यता से बहुत सारी हमें चित्रकला है, उसके साक्ष्य मणके निर्माण कला है, इसके अलावा भवन निर्माण कला है, मृदभांड, ये मुख्य
उदाहरण है मूर्तियां। सिंधु सभ्यता से हमें मिट्टी, पत्थर, धातु आदि से बनी हुई विभिन्न आकार प्रकार की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। पुरुष मूर्तियां और स्त्री मूर्तियां भी यहाँ से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा जो पशु पक्षी हैं उनकी मूर्तियां भी बहुतायत से हमें प्राप्त होती हैं और वो बिल्कुल इतने उन्नत हैं, इतनी परिष्कृत हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे कला के बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है धातु की बनी हुई एक अद्वितीय नमूना है। इसके अलावा हड़प्पा से जो धड़ प्राप्त हुआ है, 2 धड़ ऐसे प्राप्त हुए हैं जो उनकी मार्शलता देखकर ऐसा लगता है कि इनको बनाने वाला कलाकार बहुत ही उच्च कोटि का रहा होगा। तो इन मूर्तियों से उनकी कला, मूर्ति निर्माण कला के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट जो मोहरे हैं, मोहरों से हमें सिंधु सभ्यता से मिट्टी, धातु, पत्थर इन सब से बनी हुई मोहरें प्राप्त होती है। और सर्वाधिक जो मोहरें हैं वो सेलखड़ी जो पत्थर है उससे बनी हुई हैं और अधिकांश मोहरें हैं वर्गाकार प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट जो चित्रकला है, चित्रकला में यहां से मोहरों पे, मृदभांडों पे विभिन्न आकार प्रकार के चित्र प्राप्त होते हैं। पशु पक्षियों के चित्र भी बहुत अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं। मणके निर्माण कला, मणके बनाने के कारखाने बताया मैंने कि लोथल और चनहुदड़ों से मणके बनाने के कारखाने मिले। यहाँ से मणके मिट्टी, पत्थर, धातु, सोना, चांदी प्रत्येक से प्राप्त होते हैं। और मणके गोल भी मिले हैं, आयताकार, वर्गाकार, षटकोणाकार, अष्टकोणाकार, शंकुआकार सभी प्रकार आकार प्रकार में मणके प्राप्त होते हैं। भवन निर्माण कला में पूर्ण रूप से दक्ष थे। मृदभांड, यहाँ से जो लाल और गुलाबी रंग के मृदभांड बहुत अधिक प्राप्त होते हैं। और मृदभांड भी ऐसे किसी की लंबे गर्दन वाले मुंह, कोई लंबा जो आधार होता है वो वाले, सा आधार तस्त्रियां, टोंटेदार जो रामझारे होते हैं जिससे टोंटेदार बर्तन कहते हैं, वो यहां से मुख्य रूप से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो आगे है सिंधु लिपि, सिंधु लिपि के आज हमारे सामने लगभग 450 जो अक्षर हैं वो प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको पढ़ा नहीं गया है। ये दुर्भाग्य है कि सिंधु लिपि अभी तक पढ़ने में नहीं है। सर्वाधिक जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो मोहरों और मृदभांडों से प्राप्त हुए हैं। और ऐसे लगता है कि सिंधु लिपि जितने भी साक्ष्य मिले उसके आधार पर लगता है कि ये सिंधु लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और इस लिपि को किलाक्षर लिपि या फिर वस्त्रोफेदन लिपि भी कहा जाता है। एक तरह से जब ये मिट्टी की पट्टियां, मृदभांड वगैरह, मोहरे जब गीली होती थी तभी किसी नुकीली चीज से लिपि उत्कीर्ण कर दी जाती थी। और इनकी जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है, चित्र जैसे बने होते हैं उस प्रकार से बनी होती है। और सबसे अंत में सिंधु सभ्यता का पतन, ये बहुत ही बड़ी विस्तृत सभ्यता थी जो किसी एक कारण से समाप्त नहीं हो सकती है। तो ऐसा लगता है कि बहुत से कारणों से सभ्यता समाप्त हुई है। उसमें से जो कुछ पॉइंट्स हैं वो ये हैं। कुछ जो कारण हैं, भूतात्विक परिवर्तन, दूसरा है जलवायु परिवर्तन। ये इस प्रकार से है कि जैसे कालीबंगा है, सरस्वती नदी घाटियों के जो केंद्र हैं उसमें जलवायु परिवर्तन, ये लोग धातु को पिघलाना जान गए थे। तो धातु को पिघलाने के लिए बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है। वो उन्होंने लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगलों को काट दिया। उन जंगलों से वो कोयले से उन धातुओं को पिघलाते, तो धीरे धीरे जंगल साफ होने लगे। जंगल साफ होने लगे तो बारिश कम होने लगी। बारिश कम होने लगी तो नदियों का पानी समाप्त या बहुत कम हो गया, जिनसे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। तो कुछ केंद्र इस प्रकार से नष्ट हो गए। तीसरा है बाढ़। ये सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था सिंधु सभ्यता के नष्ट होने का। नदियों के किनारे स्थित थे सारे के सारे केंद्र, अधिकांश केंद्र। जब नदियों में बाढ़ आती तो बाढ़ से केंद्र नष्ट हो जाते। बहुत से बार ऐसे साक्ष्य मिलते हैं मोहनजोदड़ो के और उनके कि कई बार ऐसे हुआ कि जैसे कि बाढ़ से नष्ट हो गए और उन लोगों ने दोबारा से इनको बसा लिया, दोबारा से ऊंचा चबूतरा बनाया और उसके ऊपर दोबारा से इसको बसाया। तो बाढ़ से भी पतन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
एक होता है कि नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन। ऐसा लगता है कि हड़प्पा केंद्र की जो पतन है वो इसी कारण से हुआ है कि नदियां समय के अंतराल से या बहुत ज्यादा बाढ़ के कारण से और किसी कारण से अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती हैं। और वो परिवर्तन ऐसे है कि सिंधु सभ्यता जिस समय उस समय सिंधु सभ्यता के समय जिस स्थान से बहती थी वो आज से 18 किलोमीटर दूर हो गया है। तो इस तरह से नदियों के मार्ग परिवर्तन से भी वो सभ्यता नष्ट हुई होगी। एक कारण है बाह्य आक्रमण। एक मोहनजोदड़ो से कुछ कंकाल बिखरे हुए पड़े मिले हैं, तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा कि बाह्य आक्रमण की वजह से वो कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो इस समय से इस कारण से सभ्यता नष्ट हो गई होगी। और आगे है इसमें बाह्य आक्रमणों के अलावा महामारी। कुछ विद्वान ये अनुमान लगाते हैं कि महामारी की वजह से भी यह सभ्यता नष्ट हुई होगी। और लास्ट में है स्वाभाविक पतन। कोई भी सभ्यता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश प्रारंभ होता है, उद्भव होता है, उत्पन्न होता है और धीरे धीरे एक होता है कि निश्चित पतन होता है। कोई भी सभ्यता होती है, व्यक्ति होता है, उसका उद्भव होता है, उसका पतन भी निश्चित होता है, उसका अंत भी निश्चित होता है। तो ऐसा लगता है कि अंतिम समय में आकर के यहाँ पे व्यवस्थाएं उत्पन्न होने लगी। ऐसा लगता है कि मार्गों का अतिक्रमण होने लगा, लोगों ने अपने चबूतरे सड़कों की ओर बनाना शुरू कर दिया। एक जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। तो इस तरह से प्रतीत होता है कि सिंधु सभ्यता अंत में आकर के 1750 ईस्वी के लगभग आते आते यह सभ्यता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। तो जो सिंधु सभ्यता है उसका कालक्रम यह माना जाता है कि 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता इस समय अपने पूर्ण विकसित काल में रही थी। लगभग 500 सालों तक यह सभ्यता अपने अस्तित्व में रही। ये इसका कालक्रम, विभिन्न विद्वानों ने इसके अलग अलग तर्क दिए, लेकिन जो सर्वमान्य मत माना जाता है ये है कार्बन 14 पद्धति, जो वैज्ञानिक पद्धति है, उसके आधार पर भी सिंधु सभ्यता का कालक्रम है 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित होता है। तो आज का हमारा ये चैप्टर था और कल या अगले जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बाद में जो सभ्यता भारत में अस्तित्व में आती है वो है वैदिक सभ्यता। और अगली जो क्लास है उसमें हम वैदिक सभ्यता है इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।